नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड। कुर्मियों के आंदोलन के कारण झारखंड में एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है। इस आंदोलन को लेकर जयराम महतो से एक बेबाक बातचीत की गई। आइए देखते हैं कि जयराम महतो ने इस आंदोलन की सफाई में क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए। कुर्मियों के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किए जाने के आंदोलन के दौरान जो रेल टेका आंदोलन हुआ, उससे आम जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे कुर्मी समाज को क्या मिला, सिवाय उन लोगों के नफरत के जिनको इन आंदोलन के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ी। निसंदेह आपका ये सवाल, चूंकि पूरे राज्य से ये सवाल आ रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना एकजुटता, इतना समर्पण, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तो इससे इस रेल टेका आंदोलन से कुर्मी समाज को क्या मिला? सबसे पहला बात, कई सालों बाद वो अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी ओर आकर्षित हुए, उसे खोजने लगे। तो कुर्मी समाज आज बरसों बाद अपने आप को जान रहा है, अपने आप को खोज रहा है। क्योंकि ये सच है, अधिकांश उद्योग कुर्मी की जमीनों पर बसे, कल कारखाने, कॉलोनियां, क्वार्टर उनकी जमीनों पर बने। तो इस आंदोलन में भविष्य में क्या मिलेगा, वर्तमान में क्या मिलेगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये चीज, उनकी एकजुटता, उनकी तत्परता और अपने अधिकारों के प्रति सजगता देखकर ये तो हम कह सकते हैं कि वो रिवाइव करने लगे हैं। पुनर्जागरण, हम एक शब्द कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कुर्मी समाज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने देता भोता, अपने पर्व त्योहारों के प्रति पुनः जागृत हो रहे हैं। बीच के इन सालों में वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों से दूर होते जा रहे थे। तो इस लिहाज से इस आंदोलन का परिणाम भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जागृति हुई, समाज में एक बहुत बड़ा जागरण हुआ। ये पुनर्जागरण कह सकते हैं, सामाजिक जागरण और एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक चेतना पुनः जागृत हो रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इतनी एकजुटता का होना ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए उपलब्धि है, ये एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस आंदोलन में आप पर पूर्ण रूप से जातिवादी राजनीति करने का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, मैंने पहले कहा हम समाज का बेटा है, तो अपने समाज के हक हुकूक से पीछे हो जाएं, ये उचित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और पुनः कहूंगा, अभी अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर सरना धर्म कोड पर खुलकर बोलते हैं, तो क्या उनको आप आदिवासी नेता तक सीमित रखेंगे? या फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री अथवा माननीय अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल जी, इरफान जी अगर अपने समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, तो क्या वो अपने समाज के, अल्पसंख्यक समाज के नेता सीमित कर देंगे उनको? या फिर कोई भी रहे? तो जब आप उनको उस नजरिए से नहीं देखते हैं, तो फिर जयराम महतो को क्यों? दिक्कत यह है कि कुर्मी समाज का कोई भी नेता रहे, अगर वो अपने समाज की बात करता है, तो पता नहीं लोग उन्हें अपने एक जाति में क्यों बांध देते हैं। हम अगर कुर्मी समाज के मुद्दों को उठाते हैं, उनके मुद्दों पे बात करते हैं, तो फिर ये कौन सा मने ठप्पा भाई कि हम एक जाति तक सीमित हो गए? और ये केवल कुर्मियों के साथ ही क्यों, और भी तो अभी माननीय इरफान अंसारी जी उन जगहों पर विशेष कर गए जहां अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो क्या राज्य में एक मुहिम चला, क्या राज्य में एक ट्रेंड चला कि उनको किसी ने सिर्फ अल्पसंख्यक का नेता या अल्पसंख्यक का मंत्री, हितैषी मंत्री कहा हो? अगर कुछ एक ने कहा तो फिर चूंकि वो राज्य के मंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो राज्य के मंत्री हैं तो उनके समाज के साथ अगर गलत होगा तो वो खड़े नहीं होंगे। एक बात आपको स्पष्ट कह दें, अगर कोई ब्राह्मण दलित की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई पिछड़ा आदिवासी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई यादव कोयरी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई गुज्जर जाट की आवाज बनता है तो महात्मा। लेकिन यही अगर जाट जाट की आवाज बन जाए, गुज्जर गुज्जर की आवाज बन जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण की आवाज बन जाए, दलित दलित की आवाज बन जाए, आदिवासी आदिवासी की आवाज बन जाए, यादव यादव की आवाज बन जाए, कोयरी कोयरी की आवाज बन जाए, कुर्मी कुर्मी की आवाज बन जाए, तो फिर वो जातिवाद हो जाता है। अगर यही हम किसी ब्राह्मण समुदाय के हितों की बात करते हैं, यदि हम किसी राजपूत समाज के हितों की बात करते हैं, हम दलित समाज के हितों की बात करते हैं, हम यादव, मंडल, तेली समाज के हितों की बात करते हैं, तो आप हमको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि बढ़िया आदमी है, हर समाज की बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने अपने समाज के हितों की बात कर दी तो हम भाई कटघरे में आके खड़े हो गए। ये कौन सा दोहरा मापदंड है नापने का? वही मैंने कहा, तो ये एक माइंडसेट लोगों का बन गया है कि आप जिस समाज से अगर उस समाज की बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप उसी समाज के नेता हैं। लेकिन फिर अगर उसी समाज का बात अगर कोई दूसरा कर दे
तो फिर ठीक है, हाँ भाई इनके साथ गलत है, ये अच्छा काम किया, इनके लिए आवाज उठाया, तो ये एक माइंडसेट बन गई है। आदिवासियों का कहना है कि आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, और कुर्मी आदिवासी बनने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, तो किसने कहा कि बनाए जाते हैं? सही उन्होंने कहा, आदिवासी पैदा होते हैं। यहाँ कुर्मी आदिवासी होने के लिए, आदिवासी तो हम हैं, हम आदिवासी होने के लिए मांग नहीं कर रहे, हम आदिवासी बनने के लिए थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, दस्तावेज पढ़िए, गैर सरकारी आदिवासी हैं। और भारत के संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और जो बार बार कहते हैं कि आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, अरे भाई भारत का संविधान पैदा करता है, सही बात है, भारत का संविधान कुछ चीजें पैदा करता है, लेकिन आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति पैदा करता है। क्या वो लोग भारत के संविधान के बाहर हैं, या फिर भारत के संविधान को चुनौती देंगे? क्या वो अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? अनुच्छेद 342 साफ साफ कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है या हटा सकता है। तो बताइए पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पैदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? ठीक है, जन्म से एक आदिवासी होना और सरकार के दृष्टिकोण में होना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं, आप तो सीधा 342 अनुच्छेद जो है उसको ही नहीं मानने का बात कर रहे हैं। वहां साफ साफ लिखा है कि संसद किसी समूह को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर सकता है और हटा भी सकता है। तो बताइए पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का संविधान पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो वही पैदा होना मतलब नया बनाना, हम जन्म से नहीं कह रहे हैं, कानूनी रूप से पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कानूनी रूप से मान्यता लेने की बात कर रहे हो। कौन सा मान्यता? जो हमारी था, हम थे, हम सूची में थे, हम पुनः रिशिड्यूल होने की बात कर रहे हैं, हम पुनः लिस्टेड होने की बात कर रहे हैं। हम तो थे, उनसे यही पूछिए कि हम थे कि नहीं थे। जो लोग आज आके कह रहे हैं उनसे पूछिए हम थे कि नहीं थे। तो हम थे, हम पुनः सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं, और आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे हैं। आदिवासी तो हम लोग भी, हम लोग गैर सरकारी हैं, आप सरकारी हैं और आपको नाम मिल गया शेड्यूल ट्राइब, हम लोग गैर सरकारी हो गए। और तमाम, जब झारखंड आज अलग हुआ तो यही था कि सरकारी आदिवासी यानी जो आपके संथाल, मुंडा, ओरांव इत्यादि इत्यादि, और गैर सरकारी में जैसे हम लोग हो गए, गटवार हो गया, घासी हो गया, तांती हो गया, ये गैर सरकारी आदिवासी में थे। यही झारखंड राज्य निर्माण का आधार यही था। लेकिन निर्माण हो गया, इनको बहुत सारा विशेष सुरक्षा मिला, विशेष सुविधा मिला, विशेष संरक्षण मिला, विशेष अधिकार मिला, तो थोड़ा सा मन बदल गया, ये सच्चाई है। तो इसलिए उनको जानना चाहिए, भारत का संविधान 342 स्पष्ट कहता है कि संसद आदिवासी ने अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समूह को शामिल भी कर सकता है और हटा भी सकता है। इस आंदोलन के द्वारा जहां तक आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, क्या वहां तक आपकी आवाज पहुंची? निसंदेह वहां तक आवाज गई, और उससे भी मैंने पहले कहा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पुनः जागरण, जो जागृति हुई वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। चर्चा है कि कुछ वार्ता होने वाली है जिससे कुर्मियों की इस मांग को पूरी करने की तरफ अगला कदम बढ़ाया जाएगा। वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है, अब कब वो बुलाते हैं वो देखने का विषय होगा, उस बातचीत में क्या होती है यह भी विषय होगा। क्या आप भी वार्ता में शामिल होंगे? वार्ता के लिए समाज के लोग जाएंगे, अगर वो सामाजिक लोग जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम भी समाज का बेटा है, हम तोपचांची में, डुमरी में, नावाडी में बैठकर उनके निर्णय का स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसमें हमारा भी, अगर समाज के लोग अगर जाते हैं तो स्वागत है, मैं भी समाज का बेटा होने के नाते यहीं से उनकी बातों को सुनूंगा कि वो क्या बात करके आ रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल मेरा नाम होना चाहिए। आदिवासियों के द्वारा इस आंदोलन के साथ साथ आपका भी जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। अभी जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन जो भी कर रहे हैं, उनके लिए पहले बात, हम कोई घृणात्मक भाव नहीं रखते हैं, ना नफरत का भाव रखते हैं। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, कभी इस राज्य की सजग मीडिया को पूछना चाहिए कि कुर्मियों का ही विरोध क्यों? अरे देना या ना देना तो संविधान का काम है, भारत के लोकतंत्र का काम है, संसद और राष्ट्रपति के वहां तक ये मामला जाएगा। 2 विभाग है, एक TRI और फिर ऊपर में भी जाके एक RGI, या फिर नाम हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो रिपोर्ट होके वो ऊपर तक जाएगा, वो संसद में चर्चा होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जाके वो उस सूचीबद्ध शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होंगे। देना या ना देना भारत के संविधान का काम है, देना या ना देना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम है। लेकिन विरोध कुर्मियों का है क्यों? तेली समाज भी तो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए गया था। ईमानदारी से बोली, कितने लोगों ने विरोध किया था? कितने लोगों ने इस प्रकार से उलूल जुलूल बयान मीडिया में दिया था?
क्यों भाई ये नफरत का पैगाम केवल कुर्मियों के प्रति क्यों? ये जहर, ये आपके उटपटांग बयान, ये मीडियाबाजी, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन, जो लोग आज हमारे इस आंदोलन का या फिर हमारी मांग का विरोध कर रहे हैं, अरे भाई मांगना हमारा हक है, देना या ना देना कानून का काम है। तो अगर आप हमारा विरोध कर रहे हैं तो फिर उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? और भी लोग जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, तब किसी का विरोध नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये चीजें उनका एक तरफा विरोध, जहर उगलना, नफरत का विचार प्रकट करना, ये चीजें क्या कह रही है? आज से पहले कुर्मियों द्वारा कोई आंदोलन होता था तो सुदेश महतो जैसे नेता ज्यादा सक्रिय रूप से नजर नहीं आते थे, मगर इस बार बहुत बढ़ चढ़कर वो और उनकी पार्टी भाग ले रही है। क्या ये डर है कि कुर्मियों का पूरा समर्थन जयराम महतो कहीं ले न भागे? हाँ बिल्कुल, मैंने जब स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इससे पहले कितने आंदोलन हुए। वो बरसों से, हमें लगता है वो कई बरसों से राजनीति में हैं, जीते हुए हैं, मंत्रालय तो, विधायक तो, सांसद सभी रहे हैं, लेकिन ना किसी का ट्वीट होता था, ना किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता था। ये तो पहली बार है कि भाई बड़े लोग भी आज आए हैं। पिछली बार हमको लगता है डॉक्टर लंबोदर जी के अलावा और शायद कोई प्रयास भी नहीं हुए। गए थे, प्रयास किए थे किसी रेल टेका में शामिल होने का, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया था वहां जाने से पहले। लेकिन उसके अलावा किसी ने ना ऑफिशियली स्टेटमेंट हुआ करता था, ना कोई बात करता था। लेकिन मैंने जब मुखर होकर बात को कह दिया, जब मैंने स्पष्ट कह दिया, समाज आगे, पार्टियां बनती हैं, आती हैं, जाती है, इंसान 60 साल का होता है, समाज हजारों सालों का है, तो उससे तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव हुआ कि सभी बड़े नेता, पुराने नेता, सबको लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। उसके बाद भी हालांकि बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने बात नहीं किया। टुंडी विधायक बात नहीं कर पाए, सिंदरी विधायक बात नहीं कर पाए, सिल्ली के विधायक बात नहीं कर पाए, रामगढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, गोमिया के विधायक बात नहीं कर पाए, चागढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, जमशेदपुर के सांसद भी बात नहीं कर पाए इस कार्यक्रम को लेकर। क्या मजबूरी है उन लोगों की? पता नहीं, वो तो मजबूरी वो जाने, कम से कम वो तो वही जाने। उनके लिए शायद अपना परिवार या फिर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना, अपने कुछ खास लोगों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना होगा, पर उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, जबकि सबसे ज्यादा रिस्क तो जयराम महतो का था, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि हम एक नया पार्टी है, नया वोट है, मेरा मेरा वोट नया वोट है, हमको कहां से दोबारा 29 में हम किस समीकरण से जाएंगे, क्या बोल के हम वोट लेंगे। बाकी उनका तो सभी जानते हैं कि उन लोग का एक समीकरण से वोट आता है। वो कुछ भी अगर बोलते हैं तो जो मोदी जी को वोट देने नहीं देना चाहता है वो उन्हीं को देगा, और जो लोग मोदी जी को वोट कर देख के देते वो कुछ भी बयान दे फिर उन्हीं को देगा। तो दो ध्रुव में तो अभी झारखंड, माना देश की राजनीति है, एक नरेंद्र मोदी और एक नरेंद्र मोदी का ऑपोजिट। तो यही दो के आधार पे तो वोट होता है, और हम उन दोनों में नहीं है, ना हम उनके साइड है ना उनके ऑपोजिट में, हमें तीसरा समीकरण लेके आए हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो मेरा था कि भाई हम क्या बोले, नहीं बोले। और सही बात है, इसी समय हमारा ग्राफ बढ़ रहा था, इसी समय अन्य विशेषकर आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे थे। लेकिन जो सच्चाई है उस पर हम नाता नहीं तोड़ेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, अगर खुद की राजनीति करने आते हैं तो हम भी समझौता कर लेते हैं और अपने उज्जवल बेहतर भविष्य को देखते हैं कि अगर हम मौन रह गए तो इससे हमको क्या व्यक्तिगत लाभ होगा। लेकिन हम व्यक्तिगत नहीं आए हैं। 3 सालों में मैंने देखा, अगर हास्य में आज कोई खड़ा है तो हमारा समाज खड़ा है, और अगर हास्य में खड़े समाज का हम बात ना बन कर पाए तो हम, वो कहते हैं घर है बाबू ने तो बाहर है बाबू बन के की करवे। अरे आपका, अगर मेरा समाज संपन्न होता, मेरा समाज अगर सबल होता, तो निसंदेह हम भी बोलते यार चलो सबको अभी लेके चलना है और राजनीति को बृहद बनाना है। लेकिन मेरा ही समाज सबसे हास्य में है। आज लगातार लोग बात करते हैं, तर्क देते हैं कि हम लोग संपन्न हो गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है। तो अभी जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, 350 हुआ, 4 गो मात्र कुर्मी का हुआ। हम कैसा संपन्न हुए भाई? आज पूरी दुनिया, पूरा देश सामाजिक न्याय की बात करता है, सबके लोगों की भागीदारी की बात करता है। हम 4 गो हुए, 4 या 5 गो, 350 में परसेंटेज निकालिए तो कितना होता है? 1.25% होगा, 1.25% होगा, 1.25%। और हमारी आबादी, हम तो न्यूनतम कहते हैं कि 15% है। लोग कोई 20 कहता है, कोई 18 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है। हम न्यूनतम कह रहे हैं, चलिए 15% है। और कितना हम लोग आए? 1.25%। 5 को 1.25% ही होगा। तो अगर मैंने अपने समाज को देखा कि यार हर एक तरह से हम बस 10 गो विधायक हमारे पास है, ओनली 10 विधायक और 2 सांसद। चूंकि आबादी है तो भाई वो तो खुद वोट देते हैं, तो इसीलिए बन के आते हैं। नहीं तो जो आप चले न्यायपालिका में, मोटा मोटी डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर हाईकोर्ट के जज में चले जाइए, हमें नहीं लगता है ढूंढने से एक मिलेगा। आप एसडीओ से लेकर डीएसपी के रैंक में चले जाइए, ढूंढने से हमें नहीं लगता है कि 5-6 गो मिलेगा। तो जब मैंने देखा कि हमारा ही समाज सबसे हास्य में है और मैं अपने हास्य में पड़े समाज की अगर बात ना करूं तो भाई मुझे उचित नहीं लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति होना ना होना, चुनाव जाके भविष्य में जितना या ना जितना अलग बात है, लेकिन इस समय समाज को आवश्यकता है मेरी
बुलंद होकर उनके मुद्दों को बात करने की, और मैंने बात किया। लोगों का कहना है कि आप ऐसी मांग को उठाकर जो कभी पूरा नहीं हो सकता अपनी राजनीति चमका रहे हैं और लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। नहीं, क्यों लड़ाना भाई, मतलब हम भूखे रहे तो आप मजा है, तब कुर्मी भाई बढ़िया है। जब हमारे गांव, हमारे खेत खलिहान बीसीसीएल सीसीएल में, टाटा में चले गए तब हम ठीक थे। जब हमारे खेत खलिहान तमाम डेमो में, तमाम उद्योगों में चले गए तब हम ठीक थे। जब आज हम अपने हिस्से का हक मांग रहे तो हम बुरे हो गए। तो आप को क्या चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा छोड़ दें? हम भूखे रहे, हम नंगे रहे, हम अपना हिस्सा छोड़ दें? हम बताए तो हम किसका हिस्सा मांग रहे हैं भैया? तो सुन लिया ना आपने जयराम महतो की बातें। क्या आप जयराम महतो की इन बातों से सहमत हैं? तो अपनी बेबाक राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।